जय हिंद। आज हम लोग कोशिका चैप्टर का क्लास 3 शुरुआत करते हैं और इसमें देखते हैं कि आगे पहले पिछली क्लास का रिवीजन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक जी किए सन 1665 ईस्वी में। फिर उनके बाद आए वैज्ञानिक स्लेडन और स्वान। तो स्लेडन और देखिए, जो रॉबर्ट हुक जी थे वो मृत कोशिका की खोज किए थे और जो जीवित कोशिका की खोज थी वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जी किए थे। ठीक, याद रखिएगा। हुक जो थे तो वो मृत कोशिका की शुरुआत में 1665 में, और जो हॉक थे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, तो उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। फिर उनके बाद वैज्ञानिक आए एक स्लेडन और एक स्वान। तो जो स्लेडन वैज्ञानिक थे वो थे वनस्पति वैज्ञानिक, और जो स्वान थे, जो स्लीडन वो वनस्पति के थे, और जो स्वान थे वो जंतु विज्ञान के थे। दोनों कोशिका से मिलकर बने हैं। उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके बाद हम लोग कुछ कोशिका अंग भी पढ़े थे। कोशिका अंग जैसे कि छोटी बड़ी कोशिका देखे थे। सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म जिसको बोलते हैं, और सबसे बड़ी कोशिका मानव में फीमेल का ओवम है ना ये। और सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में, और सबसे कम कोशिका विभाजन होता है ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन सेल होती हैं, उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। और कुछ उनमें एक गिलियल सेल होती है जिसमें कि 90% तो उसमें न्यूरॉन सेल होती हैं, लेकिन 10% वो इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके वजह से कोशिका विभाजन हो जाता है, इसलिए ब्रेन कैंसर वगैरह हो जाता है। अन्य जैसे मान लीजिए हमें चोट लग गया हाथ में, तो यहाँ पे रिकवर होगा जल्दी, मतलब इतना जल्दी भी नहीं पर कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर लीवर में लगा ना, तो अगर थोड़ा डैमेज है तो बहुत ही फास्ट अपना कोशिका विभाजन कर लेता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग कोशिका झिल्ली कोशिकांग में देखे थे। कोशिकांग में कोशिका झिल्ली देखे थे। देखिए, थोड़ा इसको लिख के समझ लेते हैं। कोशिका झिल्ली जैसे ये अपनी कोशिका है, इसके जो अंदर ये एक लेयर थी, एक कोशिका झिल्ली थी। ठीक है ना, बताए थे ना। और ये जो बाहर वाली लेयर है बाहर की, तो ये थी कोशिका भित्ति। ये बाहर वाली कोशिका भित्ति ये पेड़ पौधे में पाई जाती है, पेड़ पौधों में, और अर्थात केवल पादप में। और जो कोशिका झिल्ली है अर्थात ये वाली जो है, तो ये पाई जाती है पेड़ पौधों में, तो पाई ही जाती है, लेकिन ये उसमें जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। अब देखिए, जंतु कोशिका में मानव भी आते हैं, ठीक है ना, और पशु भी आते हैं, और सभी जंतु कोशिका में जितने जीवधारी हैं सभी आते हैं। और वनस्पति कोशिका में पेड़ पौधे वनस्पति। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग कोशिका भित्ति देखे, और जो कोशिका झिल्ली जो थी वो प्रोटीन की बनी हुई थी, और जो कोशिका भित्ति थी वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति। इसलिए पेड़ पौधों में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज से कागज, नोट, अखबार ये सब बनते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ये माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन वैज्ञानिक जी किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि वो उसमें एक साइकिल चलती है, क्या, क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना, क्रेब्स साइकिल। क्यों, वो क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक जी थे, वो उन्होंने उसकी खोज किए थे, क्रेब्स की, इसीलिए उसका नाम ही क्रेब्स साइकिल पड़ गया। और उससे क्या होता है, क्रेब्स साइकिल, जब हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं में ले जाया जाता है, और सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ठीक है ना। उसमें फिर एक साइकिल चलती है, कौन सी, क्रेब्स साइकिल चलती है। और क्रेब्स साइकिल से क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी
एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना। फिर वो ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। उसके आगे हम लोग गोल्जी कॉय पढ़े थे, गोल्जी ऑपरेटर, उसका मतलब है कैमिलियो गोल्जी वैज्ञानिक जी थे, उसकी खोजकर्ता कैमिलियो गोल्जी। उसका काम होता है परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊर्जा का परिवहन करना। जैसे मान लीजिए हम अगर बोल रहे हैं तो हमारे मुंह में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, तो हमारे हाथों से पैरों से कहीं से भी एनर्जी ला के हमें मतलब मुंह में, हम दौड़ रहे हैं अगर तो पैरों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कहीं से ला के एनर्जी और वो पैरों में मतलब पहुंचाएगा, है ना। वो परिवहन का काम करता है। जैसे मोटर गाड़ियां होती हैं, ट्रक होते हैं, वो सामान ढोने का काम करते हैं, ईंट ढोते हैं और अनाज कुछ मतलब बालू, हर चीज़ वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, परिवहन का काम कर रहे हैं। ऐसे ही थे रसधानी, रसधानी को इंग्लिश में वैक्यूल्स बोलते हैं, ये जल संरक्षण का काम करता है। रसधानी में 65% पानी स्टोर रहता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी थोड़ा हम लोग रिवीजन करते हैं ताकि उसके बाद तारक काय पढ़े थे। तारक काय था सेंट्रोसोम, जो कोशिका विभाजन, जिसको कोशिका विभाजन का काम करता है। वो एक कोशिका से दूसरी, जैसे ये एक कोशिका है हमारी और ये कोशिका से दूसरी कोशिका बनी, मतलब ये एक कोशिका है, इसमें कोश विभाजन हुआ, 1 से 2 बनी, ठीक। तो कोशिका विभाजन का काम करता था। और बोबरी, कौन वैज्ञानिक खोज किए थे? बोबरी। लीवर में कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है। और अंतःप्रदब्ध जालिका को इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है तो ER, इसको शॉर्टकट में ER भी कहते हैं, ER, ठीक है। ER से एंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम। ये देखिए बेसिकली इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर कुछ बना के और समझाते हैं। इसमें दो क्या होता है कि एक SER होता है, SER, ठीक, और एक होता है RER, कलर चेंज कर लेते हैं। एक होता है RER, एक कौन सा होता है SER। SER से क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इधर चिकना वाला होता है चिकनी अंतःप्रदब्ध जालिका, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इधर ये वाला होता है, ये इधर RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, ये खुरदुरा होता है। इधर होता है राइबोसोम, यहाँ पे जो हो राइबोसोम, ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का। दरअसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में, लेकिन ये जो है कि इस खुरदुरे वाले भाग की तरफ होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये ऐसे अंतःप्रदब्ध जालिका में ही इसका प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। ठीक है, इसी में हम आगे देख लेते हैं, राइबोसोम पढ़ लेते हैं। चलिए राइबोसोम, हाँ राइबोसोम जो है तो अंतःप्रदब्ध जालिका के जस्ट दाएं साइड, ऊपर साइड में होता है ना। एक सेकंड पेन वो कर लें, हाँ ये जो है तो ऊपर साइड होता है इसके, यहाँ पे जैसे ये अपना 2 भाग में हो गया, यहाँ पे अपना राइबोसोम। ये क्या है कि यहाँ पे ये खुरदुरी होती हैं, RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, ठीक है ना। तो इस रफ साइड में राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का, ठीक है। इसको देखिए 2 उसमें बांटा गया है, एक इसको 70S और एक 80S, दो मतलब एक 70S में बांटा गया है, एक 80S। ये दोनों क्या है? 70S क्या है, 80S क्या है? चलिए इसको समझ लेते हैं।
यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब उसके ये वेट नहीं होता है, ये उसको ये बताता है नाप, छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा इसका उस नापने का वो और ये एक और होता है लिक्विड में नापा जाता है कि वो पहले कौन डूबता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार पहले कौन सा डूबेगा। ठीक है, तो वो 70s होता है प्रोकैरियोटिक में। ठीक, इसमें प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है 70s, और यूकैरियोटिक में कौन सा होता है, यूकैरियोटिक में 80s होता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग केंद्रक पढ़ लेते हैं। केंद्रक की खोज जो है तो रॉबर्ट ब्राउन जी किए थे। रॉबर्ट ब्राउन कब किए थे, 1831 में। कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन, है ना, रॉबर्ट ब्राउन जी जब ये केंद्रक आपको ये ऐसे बताते हैं, देखिए मिटा देते हैं कोशिका बना के फिर बताते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए ये कोशिका है, यहाँ पे होता है बीच में केंद्रक। ठीक है, अब केंद्रक के अंदर भी एक लिक्विड होता है। ठीक, केंद्रिका द्रव्य होता है इसमें, और इसमें क्रोमेटिन का ऐसा ये जाल होता है, जिसमें केंद्रक के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर डीएनए आरएनए ये सब, हालांकि ये सब अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा डीएनए आरएनए। तो फिलहाल अभी इतना समझिए कि यहाँ पे इसका काम क्या होता है, इसको ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है, अर्थात यह कोशिका का एक मैनेजर होता है, मतलब ब्रेन ऑफ सेल होता है, कंट्रोल एक तरह से कहा जाए तो ये कंट्रोल करता है पूरी कोशिका को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम, वैक्यूल्स और बहुत सारी अपने जो ये अंग कोशिका के हैं, इन सब का ये मैनेजर है बीच से, ये सबको ऑर्डर देता है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मतलब जो भी काम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनानी है तो ऊर्जा बनाने के लिए ऑर्डर देता है। ठीक, और गोल्गी बॉडी का परिवहन का काम है तो परिवहन के लिए, वैक्यूल्स का अगर धानी का पानी स्टोर करने का काम है तो वो पानी स्टोर के लिए ऑर्डर देगा और तभी वो काम करेंगे। इसके अलावा जैसे ये वैक्यूल्स पढ़ लिए, और लाइसोसोम एक होता है ना, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इन सभी अंग का एक मैनेजर कौन होता है, केंद्रक। केंद्रक की खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे, सन 1831 में किए थे। ठीक है ना, अब देख लेते हैं आगे, इसके आगे क्या होता है। इसमें डीएनए आरएनए और ये वगैरह आगे देख लेते हैं। इसमें लाइसोसोम एक जो है तो बहुत खतरनाक एक कोशिकांग है। ये कैसे खतरनाक है, इसके अंदर जो है लाइसोसोम के अंदर, तो इसके अंदर एक लिक्विड तरल पदार्थ होता है, और जो कि एक ऐसा खतरनाक वो होता है जो गला देता है सभी, जैसे कोई भी कोशिका मर गई है उसको गलाने का काम किसका है, तो उसको गलाने का काम लाइसोसोम का है। लाइसोसोम क्या करता है, उसमें थोड़ा सा उसमें एंजाइम रहता है, ऐसा जल अपघटन एंजाइम, जो कि थोड़ा उसमें छिड़क देगा और वो धीरे धीरे गल के और नष्ट हो जाएगी वहाँ से, मतलब साफ़ सुथरा हो जाएगा, सही हो जाएगा वहाँ से। जैसे मान लीजिए खींच को पुलिस डंडा मारती है, या खींच को कोई मार दिया, यहाँ पे काला पड़ गया एकदम से, वहाँ की जो कोशिकाएँ हैं वो मर गई। ठीक है ना, वहाँ सब मर गए, लाइसोसोम भी मर गया, वो सबको सही करने वाला वही था जला के, लेकिन वो भी लाश उठाने वाला काम करता था, वो भी मर गया। अब क्या हुआ कि अब वहाँ पे पूरा काला काला पड़ गया। अब मान लीजिए फिर धोते हैं ना, जब
चोट लग जाती है तो फिर वहाँ धोते हैं गर्म पानी से। जब गर्म पानी से धोएंगे तो वहाँ की अगल बगल की कोशिकाओं से लाइसोसोम निकल के झाँक, गर्म पानी डाल रहे हैं, क्या हुआ, जब देखेंगे कहीं अरे कितने सारे यहाँ तो कोशिकाएं की मृत्यु हो गई, ऐसा मतलब ये इतनी कोशिकाएं होती हैं कि उन्हें मतलब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है, ठीक है। तो फिर वो क्या, अगल बगल वाले जो लाइसोसोम है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा अपना सा उसमें छिड़क देंगे, तो धीरे धीरे एक आध हफ्ते में सही हो जाएगा, ठीक है ना। और देख लेते हैं जल अपघटन, इसमें और इसका नाम क्या, आत्महत्या की थैली, क्यों, देखिए क्या होता है कि जब ये कोई काम नहीं करते हैं ना, तो ये उसको धमकी दे देता है कि ऐसा काम करो नहीं तो हम तुम्हारे पर एंजाइम छिड़क देंगे। कभी कभी सभी काम करना, एक कोशिका के अंदर जितने भी वो रहते हैं तो सभी काम करना बंद कर देते हैं, तो ये फट जाता है, लाइसोसोम खुद फट जाता है, और जब फट जाएगा तो सबको ही वहाँ जो उस कोशिका में है सब नष्ट हो जाते हैं और सब मर जाते हैं। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए और आगे अपन लोग आगे पढ़ लेते हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, देखिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थे, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक जी थे। उन्होंने क्या किया कि वो देखे कि कोशिका में, जो कोशिका है इनमें उन्होंने देखा एक केंद्रक में जीव द्रव्य है, ठीक है, और एक पूरे कोशिका में फ्लूइड द्रव्य भरा हुआ है, तरल पदार्थ। तो वो जो उसको दो नाम दे दिया गया। देखिए जो कोशिका में था एक अलग था और जो केंद्रक में था वो एक अलग था। तो कोशिका में है अगर तो कोशिका द्रव्य, कोशिका और द्रव्य, और जो इसमें केंद्रक में है उसका नाम केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, ठीक। तो इसमें केंद्रिका द्रव्य में और कोशिका द्रव्य में दोनों में एक समान चीज़ है, दोनों में पदार्थ जो हैं तो लिक्विड फॉर्म में ही हैं, ठीक। नाम दोनों का अलग इसलिए है क्योंकि केंद्रक में है इसलिए केंद्रिका द्रव्य। अब देखिए इंग्लिश में भी बहुत आसान है याद करना, कैसे, देखिए जो केंद्रक में है उसको, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो और द्रव्य को प्लाज्म बोलते हैं, जैसे जीव द्रव्य है ना ये प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, तो न्यूक्लियस में है तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। और अगर कोशिका में है तो कोशिका का नाम बताए थे ना साइटो, वैज्ञानिक नाम साइटो होता है, तो साइटोप्लाज्म, ठीक, साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर कोशिका में है तो साइटोप्लाज्म, ठीक। चलिए अब इसमें और आगे देख लेते हैं अपन। चलिए अब इस पे आगे देखते हैं। देखिए कुछ खाली पेज हमने ले रखा है, तो इसमें हम देख लेते हैं कोशिका में कुछ अंतर देख लेते। जैसे कोशिका आपको हम बताए थे, और कोशिका जो है तो दो प्रकार, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए प्रोकैरियोटिक कौन सी कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, वो प्रोकैरियोटिक है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म, ठीक। और जो यूकैरियोटिक, जिन्हें हम, जो हमारे चारों तरफ है सब हर जगह, वो होता है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे पेड़ पौधे में यूकैरियोटिक, मानव में यूकैरियोटिक, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझ गए ना। और दो चीज़, एक चीज़ ये याद रखिएगा, जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति केवल और केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, पेड़ पौधों में, ठीक है, कोशिका भित्ति। और जो ये
कोशिका झिल्ली, हम झिल्ली भी बताए थे, झिल्ली दोनों में पाई जाती है, पादप में भी और जंतु में भी। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जैसे बार बार बोलता हूँ ना, तो पादप कोशिका और जंतु दोनों ही यूकेरियोटिक में आते हैं, ठीक है ना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही यूकेरियोटिक के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए और टाइम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो और पढ़ लेते, खाली पेज तो है। चलिए और आप रिवीजन करिएगा। देखते हैं अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। इनमें जीव द्रव्य पढ़ लिए, प्रोटोप्लाज्म, लाइसोसोम पढ़ लिए, केंद्रक पढ़ लिए और राइबोसोम पढ़ लिए, अंतःप्रदब ER पढ़ लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिछली क्लास में तो हम लोग पूरा ही पढ़े थे ना, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका और कोशिका की खोज, आधुनिक सिद्धांत और कोशिका का सिद्धांत, है ना, ये सब पढ़ लिए। तो अब रिवीजन करिएगा आप लोग भी और पढ़ा करिए, ठीक है ना। चलिए पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद और जय हिंद।